प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 10, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सबों को मालूम होगा कि आदिकाल में जिसमें पाषाण युग था, मनुष्य जो होते थे वो खाना बदोश होते थे। आवास और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो भटकते रहते थे। धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ और लोग एक जगह पर रहने लगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कृषि काफी पुरानी चीज है और धीरे धीरे इसमें क्रमिक रूप से विकास होता गया है। सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि फसल क्या होता है, फसल हम किसे कहते हैं। ठीक है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं फसल क्या है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो हम इसे फसल कहते हैं। इसको इस तरह समझिए, जैसे मान लिया हम बात करते हैं धान का फसल, तो धान की फसल का मतलब हुआ कि धान के पौधों को एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाएंगे। अगर हम कहते हैं गेहूं का फसल, तो इसका मतलब हुआ कि गेहूं के पौधों को एक ही जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाते हैं, उससे हम कहते हैं फसल। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जब एक ही किस्म के पौधों को एक स्थान पर, एक काफी बड़े स्थान पर नियमित रूप से उगाते हैं तो हम इसे कहते हैं फसल। अब देखिए, फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मौसम के अनुसार जो है फसल है वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा फसल है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब देखिए, ये खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है और जायद फसल क्या होता है, एक एक करके हम सबके बारे में समझते हैं। अब देखिए मेरे स्क्रीन पर सबसे पहले है खरीफ फसल। हम खरीफ फसल किसे कहेंगे, तो जिन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है और फसल की कटाई लगभग अक्टूबर दिसंबर के बीच होती है, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। जिन फसलों को वर्षा ऋतु यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटाई जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे सोयाबीन, कपास, मकई, धान इत्यादि जो है ये सारे खरीफ फसल है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो पहला चित्र है ये धान का खेती हो रहा है, दूसरी में मकई का खेती हो रहा है, कपास का खेती हो रहा है। तो ये जो सारी फसल है ये सभी खरीफ फसल है। ठीक है, और ये सारा इमेज मैंने जेसीईआरटी बुक से लिया है। ठीक है, अब देखिए अगला हम देखते हैं रबी फसल हम किसे कहते हैं। तो रबी फसल क्या है कि शीत ऋतु में बोए जाने वाले तथा मार्च तक, शीत ऋतु में क्या है, इस तरह के फसल को हम लोग शीत ऋतु में, सॉरी, शीत ऋतु में बोए जाने वाले तथा मार्च तक कटाई वाले फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, आलू इत्यादि। देखिए, इसके अतिरिक्त भी मटर, सरसों, अलसी आदि भी रबी फसल के ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पहला चित्र है गेहूं का, फिर दूसरा है सरसों का, मटर का। तो ये सारी जो फसल है इसे हम रबी फसल कहते हैं, क्योंकि इन फसलों को शीत ऋतु में हम लोग बोते हैं और इन फसलों की कटाई हम लगभग मार्च के आसपास करते हैं, है ना। अब देखिए अगला जो फसल है उसे हम कहते हैं जायद फसल। जायद फसल किसे कहते हैं, तो जायद फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाते हैं और इनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है। दलहनी फसलें जो होती है और सब्जियां इसी मौसम में लगाई जाती है, इसलिए हम इन्हें जायद फसल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया मौसम के आधार पर फसल के प्रकार। अब पोषक तत्व, अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व मिलता है। आपको मालूम होगा कि हमारे आहार में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए, है ना। तो पोषक तत्वों के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पोषक तत्वों के आधार पर जो फसल के प्रकार है वह पहला प्रकार है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल और तीसरा है हमारा वसा प्रदान करने वाले फसल। अब ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल कौन से हैं, प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल कौन से हैं, वसा प्रदान करने वाले फसल कौन से हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल क्या क्या है, तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है इत्यादि। ये सारे जो फसल हैं ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें देते हैं। उसके बाद देखिए प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल क्या है, सोयाबीन है, चना है, मसूर है, अरहर है, मटर है। मतलब लगभग दलहन जो होता है वो ये सब होते हैं प्रोटीन देने वाले फसल। अच्छा, वसा वाले फसल कौन से होते हैं, तो जिसमें से तेल निकलता है, जैसे सरसों है, मूंगफली है, सूर्यमुखी है, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल इत्यादि जो है ये वसा देने वाले फसल है, वसा प्रदान करने वाले फसल है। ठीक है, इसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसके आधार पर हम फसल को बांट सकते हैं। अब देखिए कुछ का नाम है चारा फसल।
चारा फसल का मतलब क्या हुआ, जिन फसलों से पशुओं को चारा मिलता है उसे हम लोग चारा फसल कहते हैं। जैसे जई, सूडान, घास, बरसीम, ये सब जो है वो चारा फसल है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है, एक होता है रेशेदार फसल। अब ये कहेंगे रेशेदार फसल क्या है, तो जिन फसलों से रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें रेशेदार फसल कहते हैं। जैसे जूट, कपास इत्यादि। जूट कपास का आपको पता होगा कि जूट और कपास से तरह तरह के रेशे बनते हैं और उन रेशों से तरह तरह की वस्तुएं भी बनाई जाती है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि फसल कितने प्रकार के होते हैं। मौसम के आधार पर फसल के 3 प्रकार हुए, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। उसके बाद देखिए पोषक तत्व के आधार पर फसल कितने प्रकार के हुए, तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले फसल, प्रोटीन प्रदान करने वाले फसल और वसा प्रदान करने वाले फसल। उसके अलावा एक और फसल हुआ चारा फसल, साथ ही साथ हमारा हो गया रेशेदार फसल। तो इतने प्रकार के फसल होते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फसल का जो उत्पादन होता है तो किस पद्धति से उसका उत्पादन होता है, फसल की पद्धति क्या होती है। आप देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं फसल पद्धतियां। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि फसल पद्धति क्या है। तो किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को फसल पद्धति या कृषि पद्धति कहा जाता है। एक किसान जब फसल उगाते हैं तो फसल उगाने से लेकर के फसल की कटाई, यहाँ की भंडारण तक सारी जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं फसल पद्धति। ठीक है। तो अब देखिए फसल पद्धति के कौन कौन से चरण हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसके निम्न चरण है। अब देखिए पहला चरण क्या है, तो पहला चरण है मिट्टी की तैयारी। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीजों की बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, खाद और उर्वरक देते हैं। उसके बाद जब फसल पक जाता है तो उसकी कटाई करते हैं और अंत में उसे बढ़िया से रखते हैं, जिसे हम लोग भंडारण कहते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से चरण थे यही हमारा फसल पद्धति का चरण है। पहला चरण क्या हो गया, मिट्टी की तैयारी। दूसरा चरण बुआई। तीसरा हो गया सिंचाई। चौथा हो गया खरपतवार से सुरक्षा। पांचवा हो गया खाद एवं उर्वरक देना। छठा हो गया उसका कटाई। और सातवां क्या हो गया, भंडारण। अब हम क्या करते हैं, इन सभी चरणों को बारी बारी से एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिट्टी की तैयारी। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मिट्टी की तैयारी। अब मिट्टी की तैयारी हम लोग किस प्रकार से करेंगे, क्या इसमें काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना मिट्टी की तैयारी कहलाती है। मतलब जब जब खेत की हम बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तो उसमें जो मिट्टी होता है वो दबा हुआ होता है। अगर उस दबी हुई मिट्टी में हम बीज बोएंगे तो उसका सही से विकास नहीं होगा। तो पहले हम उस मिट्टी को उलटते पलटते हैं, पोला बनाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं मिट्टी की तैयारी। अब बात है इस मिट्टी की तैयारी को हम करते कैसे हैं। तो मिट्टी को पलटना और उसको हल्का करना या पोला करना क्यों जरूरी है, आखिर हमको उस करने से क्या फायदा होगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्की मिट्टी में जो जड़ें होती है वह गहराई तक जा सकती है, क्योंकि पोली मिट्टी में मिट्टी के कणों के बीच में जो वायु होने के कारण पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है, ठीक है ना। पौधों की जड़ों को श्वास लेने के लिए भी हवा चाहिए। मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर ही मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगर मिट्टी में हम बहुत ज़्यादा अंदर गहराई की बात करें तो वो मिट्टी बहुत हार्ड होती है, वहाँ पर फसल का उत्पादन सही से नहीं हो सकता है। इसको उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। पोली या हल्की मिट्टी इसमें रहने वाले जैसे कुछ सूक्ष्मजीव, केंचुए, सूक्ष्मजीव की वृद्धि में भी सहायता करते हैं। और यह जीव जो होते हैं किसान के मित्र हैं, क्योंकि हम मिट्टी को उलट पलट कर क्या करते हैं, पोला बना, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए हम लोग अगले स्टेप की बात करते हैं कि मिट्टी को जब हम उलटने पलटने का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है। अब जुताई का जो बात है, हमारे देश में जुताई काफी प्राचीन है, अलग अलग तरीका से जुताई होती है। पहले हम लोग हल बैल से जुताई करते थे, आजकल तो ट्रैक्टर और तरह तरह के मशीन भी आ गए हैं। अब देखिए जुताई के फायदे, जुताई करने से क्या होता है ना। तो देखिए सबसे पहला फायदा क्या है कि जुताई से जो मिट्टी है वह ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। इससे पौधों की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है। और दूसरा फायदा क्या है जुताई से, जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है ना। तो मुख्य रूप से ये जुताई के फायदे हैं। और तीसरा फायदा क्या है, तो विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 फायदे देखे जुताई से, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये IMP है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जुताई क्या है और जुताई से फायदे क्या क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं।
कि जब जुताई करेंगे तो कृषि का कुछ औजार होना चाहिए। तो देखिए हल, कुदाली, कल्टीवेटर इत्यादि जो है कृषि के औजार हैं। अच्छा, इसके अलावे भी बहुत सारे कृषि के औजार हो सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में इसके अलावे कुछ कृषि औजार का इस्तेमाल होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं ये हल और बैल है। ये परंपरागत कृषि पद्धति का एक सामान्य सा औजार है। इसमें हल बैल की सहायता से हम लोग जुताई करते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, दूसरा स्टेप है हमारा बुआई। तो बीजों को मिट्टी में जो बोने की विधि को हम लोग बुआई अथवा बीजारोपण कहते हैं। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को हम लोग बुआई या बीजारोपण कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसी चरण पर पूरी कृषि का जो उपज है वो निर्भर करता है। अब देखिए कि खाद एवं उर्वरक मिलाना ये अगला स्टेप है। जब हम बुआई कर देंगे, बुआई करने के बाद का स्टेप होता है खाद और उर्वरक मिलाना। अब प्रश्न उठता है ये खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। लेकिन खाद अलग चीज होता है और उर्वरक भी अलग चीज होता है। दोनों में क्या अंतर है हम लोग अभी बात करेंगे। तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट होकर अपघटन से होता है, मतलब सड़ने गलने से होता है। पुआल है, पत्ता है, सड़ा गला चीज है, वो सारी चीज मिल करके हमारा खाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उर्वरक का, तो उर्वरक जो है वो एक अकार्बनिक पदार्थ है। इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं और इसका जो निर्माण होता है वो फैक्ट्रियों में होता है, कारखानों में होता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या क्या है ना। तो देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देखिए खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो यहाँ पर कुछ खाद और उर्वरक में अंतर दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए पहला अंतर नंबर 1। तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं उर्वरक का, तो उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। अब देखिए दूसरा अंतर क्या है। तो खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है ना, जबकि उर्वरक का जो निर्माण होता है वह फैक्ट्री में होता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में उर्वरक का उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए तीसरा अंतर क्या है। तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है। आप कहेंगे ह्यूमस क्या होता है। तो मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है जिसमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष होते हैं, वही ह्यूमस कहलाता है। तो खाद से मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस मिलता है। जबकि हम बात करते हैं उर्वरक से, तो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ये पूरी तरह से रासायनिक पदार्थ होते हैं। उसके बाद देखिए चौथा अंतर क्या है नंबर 4। तो खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से थोड़े कम होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं उसमें पोषक तत्व की यदि हम बात करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन जो है वो प्रचुरता में होते हैं, काफी मात्रा में होते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 5। खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि जब खेतों में गोबर डालते हैं तो गोबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा कठिन होता है। उसके लिए ट्रैक्टर या फिर गाड़ी का इस्तेमाल होता है, कभी कभी बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उर्वरक का, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनका परिवहन भंडारण काफी आसानी होता है। इसे आसानी से हम बोरा में भर के, झोला में भर के, थैली में भर के, प्लास्टिक में भर के ले जा सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए छठा अंतर क्या है। तो यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है। कौन? खाद। खाद चूंकि अच्छे चीज होते हैं, प्राकृतिक चीज होते हैं, तो मिट्टी की संरचना को धीरे धीरे बढ़िया करते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं उर्वरक का, तो उर्वरक जो होता है वह मिट्टी की संरचना को समय के साथ बिगाड़ते जाते हैं। और अंतिम देखिए 7वां पॉइंट हमारा क्या है। तो 7वां पॉइंट है यह देर से प्रभाव डालता है। कौन? खाद। खाद अगर हम आज डालते हैं खेतों में खाद, तो यह ऐसा नहीं है कि आज डालेंगे तो आज ही इसका प्रभाव मिलेगा। लेकिन उर्वरक क्या होता है, बहुत जल्दी, शीघ्र ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से खाद और उर्वरक में अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है ना। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है फसल चक्र। आपको मालूम होगा किसी एक खेत में फसल को बदल बदल कर एकांतर क्रम में लगाना जो है वो फसल चक्र कहलाता है। जैसे दो फलदार फसलों के बीच में गेहूं को उगाना। अब बात है कि हम फसल चक्र क्यों करेंगे, ऐसा ऐसा क्या कारण है या ऐसा क्या फायदा है जो कि हमारे फसल चक्र में होती है। तो कभी कभी क्या देखिए
तो होता ये है कि जब हम किसी फसल को खेत में उगाते हैं तो उस फसल को जो पोषक तत्व चाहिए वो खेत की मिट्टी से ले लेता है। अगर हम बार बार एक ही फसल को उपजाएंगे तो उस खेत की मिट्टी से वो पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। लेकिन यदि हम लोग दो उस तरह के फसल के बीच में एक अन्य फसल को लगाते हैं तो उसकी जो पोषक तत्व है मिट्टी की वह बनी हुई रहेगी, है ना। तो किसी एक खेत में फसलों को बदल बदल कर एकांतर क्रम में लगाना फसल चक्र कहलाता है। जैसे फलीदार फसलों के बीच में गेहूं को उगाना, दो फलीदार फसल। आप कहेंगे ये फलीदार फसल क्या होता है, तो जितने भी दलहन पौधे होते हैं उसे हम फलीदार फसल कहते हैं। जैसे मटर हो गया, चना हो गया, है ना, ये सब। तो दो फसल के बीच में एक अन्य फसल को लगाना वही होता है हमारा फसल चक्र। आगे देखिए हमारा सिंचाई क्या है। तो जब फसल को हम लगाते हैं तो फसल के पौधों की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए समय समय पर जल उपलब्ध कराना जो है उसे ही हम लोग कहते हैं सिंचाई। और सिंचाई जो है वह बहुत ही जरूरी होता है। जब पर्याप्त रूप से पौधों की सिंचाई नहीं हो पाएगी तो उस पौधे का सही रूप से विकास नहीं होगा और फसल का उत्पादन काफी कम होगा। अब सिंचाई के स्रोत, कहाँ से हम सिंचाई कर सकते हैं। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि बहुत सारे जल के स्रोत हैं। इन्हीं से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। मेरे बच्चों, अगर आप ये वीडियो ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में सिंचाई का क्या स्रोत है, आपके क्षेत्र में सिंचाई किस तरीके से होती है। ठीक है। अब देखिए ये जो सिंचाई के स्रोत हैं ये सभी स्रोत परंपरागत है, प्राकृतिक रूप से है। जल है, जल नलकूप है, कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ इत्यादि। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कि सिंचाई के फायदे क्या है, क्यों हम सिंचाई करते हैं। तो देखो बीजों का जो अंकुरण होता है वह शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। सूखा अगर जगह रहेगा, सूखा मिट्टी रहेगा, उसमें हम बीज का रोपण करेंगे तो उससे फिर सही रूप से पौधों का विकास नहीं होगा। तो इसके लिए जल आवश्यक है, क्योंकि पोषक पदार्थ जल में खुलकर ही पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर प्रत्येक भाग में आते हैं। जल फसल को पाले और गर्म हवा से भी रक्षा करता है। गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में पत्तियों की सतह से भारी मात्रा में जल जो है वह वाष्प बन के उड़ जाता है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में अधिक सिंचाई की आवश्यकता भी होती है। ये सारे क्या है, सिंचाई के फायदे हैं। अब देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके। पारंपरिक तरीकों में कौन कौन सा तरीका है। मोट घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, ये सब परंपरागत नाम है ना। अब देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियां, अगर हम बात करते हैं अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या है, छिड़काव तंत्र है, ड्रिप तंत्र है, ये सब सिंचाई की क्या है, आधुनिक विधियां हैं। तो हम लोग देखते हैं इन सब के बारे में डिटेल से। अब देखिए मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इधर जो चार चित्र देख रहे हैं ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये परंपरागत सिंचाई के स्रोत हैं। इधर देखिए 2 है 1 और 2, ये क्या है, आधुनिक तरीके हैं। अब देखिए ये सारे चित्र को हमने जेसीईआरटी के बुक से लिया है। देखिए पहला जो चित्र है वह मोट का है, मतलब इसमें क्या करते हैं, एक कुआं से जल निकालता है कोई आदमी घिरनी की सहायता से और उसको फसल में देता है। देखिए चेन पंप में क्या होता है, पानी निकालने के लिए एक पंप होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, पानी निकालने के लिए एक चेन पंप लगा होता है और उसमें आदमी का आवश्यकता नहीं होता है, उसको मोटर से या कहीं से कनेक्ट कर देते हैं, ये लगातार पानी से निकलते रहता है और खेतों की सिंचाई होती रहती है। उसके बाद देखिए ढेकली। ढेकली में क्या होता है, एक आदमी पानी निकालता है कुआं से, उसमें एक लंबा सा बांस या लकड़ी या फिर पेड़ का कोई डाली होता है जिसके एक साइड में हम कोई भारी चीज को बांध देते हैं, जिससे कि पानी खींचने के समय हमें काफी सुविधा होती है। और उसके बाद है रहट। रहट में क्या होता है, जानवरों की सहायता से कुएं से पानी को निकाला जाता है। आपने एक गाना सुना होगा, सुनते ही रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, तो वही रहट है यहाँ भी, है ना। उसके बाद देखिए आधुनिक तरीका में क्या है, छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। ये दोनों आधुनिक विधियां हैं। इन दोनों विधियों से जल का जो बर्बादी है वो बहुत कम होता है। इस छिड़काव विधि में क्या करते हैं, पाइप की सहायता से हम पौधों तक ले जाते हैं और जल को छिड़कते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक रूप से पौधों पर वर्षा हो रही है, फुहारा निकल रहा है उससे। और ड्रिप तंत्र में क्या होता है, इसमें जो पाइप लगाया जाता है वो पौधों के जड़ों तक ले जाते हैं और सीधे पौधों की जड़ों को ही पानी मिलता है। एक्स्ट्रा जो वेस्टेज है पानी का वो बहुत कम होता है, पानी बर्बादी नहीं होती है। तो ये सब थे आपके परंपरागत तरीका और ये था आपका आधुनिक तरीका, किसका, सिंचाई का। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा। अब आप कहेंगे ये खरपतवार क्या होता है। देखिए कि किसी फसल को जब हम उगाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फसल ही उगता है, उस फसल में कुछ अवांछित पौधे अपने आप प्राकृतिक रूप से उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को हम लोग कहते हैं खरपतवार। ठीक है। और इन खरपतवारों को निकालना बहुत जरूरी होता है,
क्योंकि अगर हम खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो जो भी हम पोषक तत्व उस पौधे को देंगे वो खरपतवार भी ले लेगा। खरपतवार हटाने की विधि को हम लोग कहते हैं निराई। हाथ से चुन चुन के खरपतवार को हटाने की विधि को हम लोग कहते हैं निराई। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निराई किसे कहते हैं, तो खरपतवार हटाने की विधि को निराई कहते हैं। उसके बाद देखिए कि जिन रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नियंत्रित करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं खरपतवार नाशी। दो चीज है, एक होता है खरपतवार नाशी, एक होता है पीड़क नाशी। ठीक है ना, तो जिन रसायनों के उपयोग से हम खरपतवार को नियंत्रित करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं खरपतवार नाशी। उसके बाद देखिए जब फसल एक समय के बाद वो पक जाता है तो उसको कटाई करना जरूरी होता है। तो फसल की कटाई का मतलब हुआ कि फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया फसल की कटाई कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाक लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये हमारा हो जाएगा पक। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया जो है फसल की कटाई कहलाती है। अब देखिए फसल की कटाई करेंगे, कुछ प्रक्रिया है, कुछ टर्म्स है, इसमें कुछ शब्द है, आप ध्यान रखेंगे इसमें, जैसे थ्रेसिंग या दोनी क्या होता है। जब हम फसल को काटते हैं खेतों से तो काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग या दोनी कहलाता है। क्योंकि जब हम खेतों में फसल को काटेंगे तो उसमें भूसा भी रहेगा, सारा कुछ रहेगा, पौधा के साथ वो काट के लाएंगे, तो हम फसल से बीजों या दानों को भूसों से अलग करना जो है थ्रेसिंग या दोनी कहलाता है। उसके अलावा एक टर्म है ओसाई, यह भी आप जानेंगे कि दोने से जो प्राप्त करेंगे अनाज उसमें छिलका भी शामिल रहता है। इन छिलकों को दानों से अलग करने की विधि को हम ओसाई कहते हैं। करने की विधि को हम लोग क्या करते हैं, ओसाई। तो याद रखेंगे थ्रेसिंग क्या होता है और ओसाई क्या होता है। थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, दानों को भूसों से अलग करते हैं, और ओसाई में क्या करते हैं कि जिन दानों को हम प्राप्त करते हैं उसमें छिलका भी होता है, उन छिलकों को भी हम अलग करते हैं। तो ठीक है, तो दाना में जो छिलका होता है उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ओसाई। अब देखिए हम लोग अगला टर्म हमारा है भंडारण। ये हम लोगों ने शुरू से क्या देखा, फसल जमीन का तैयारी करा, फसल को बोया, खाद दिया, सिंचाई किया, फसल की कटाई किया, अब है उसको सुरक्षित रूप से रखना। ये फसल का जो भंडारण है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम इसमें गलती करते हैं तो भंडारण सही से नहीं होगा और हमारा सारा अनाज खराब हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो कटाई के बाद अनाजों को भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखने की विधि को हम लोग कहते हैं भंडारण। जब हमारा फसल पक जाता है हम उसको काट के ले आते हैं खेतों से घर पर उसको सही ढंग से रखने की जो विधि है वही हमारा कहलाता है भंडारण। अब देखिए अनाजों का भंडारण करते समय अनाज में नमी की जो मात्रा है वह 14% से कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रखेंगे कि अनाज को जब हम भंडारण करेंगे उसमें नमी की जो मात्रा है वह 14% से कम होनी चाहिए। यदि अनाजों में ज़्यादा नमी रह जाता है तो भंडारण के दौरान कीटों अथवा सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसके नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब सोचिए कि अगर हम वैसे अनाज को रखते हैं जो कि गीला हो या नमी की मात्रा हो तो कुछ समय के बाद वह सड़ने लगेगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे और हमारा सारा अनाज क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अनाज का भंडारण करते समय उसमें नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। इसीलिए भंडारण करने से पहले हम लोग अनाजों को सुखाते हैं, धान को सुखाते हैं, गेहूं को सुखाते हैं, चने को सुखाते हैं। जिस भी अनाज का भंडारण करना होता है उससे पहले हम उसे अच्छी तरह से सुखाते हैं धूप में। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि बीजों का भंडारण, क्योंकि बीजों का भंडारण भी बहुत जरूरी चीज़ है। अगर बीज को सही से नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट ईयर हमें बोने के लिए हमारे पास पर्याप्त बीज नहीं होंगे। तो बीजों का भंडारण, तो बीजों के बड़े पैमाने में भंडारण जो है साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। साइलो क्या है, एक प्रश्न आता है साइलो क्या है, तो बीजों को बड़े पैमाने पर जो कारखानों में रखा जाता है या बड़े बड़े घरों में रखा जाता है उन्हें हम लोग साइलो कहते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर दो चित्र है, पहला जो है वो साइलो का चित्र है और दूसरा है भंडार घर का चित्र है। अब देखिए इस भंडार घर में बहुत सारे बोरों में अनाज को रखा हुआ है और यहाँ देखिए इस पहले चित्र में क्या हो रहा है, बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे जो है वो घर बने हुए हैं, है ना, इसको हम लोग साइलो कहते हैं और ये हमारा है भंडार गृह। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी बातों को अच्छी तरह से समझा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।